Yes, yes. So, but yesterday we have started the concept of this collection of secondary data. First, के primary data के all the points we have discussed, all the methods. Then secondary data can be collected with the help of two sources. One was कलम ने क्या किया था? One was published sources. ये वाला published sources जो printed होते हैं. प्रिंटेड का मतलब नॉट नेसेसरी कि टाइप्ड फॉर्म में ही हो, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन टाइप रिटन फॉर्म, बट हैंड रिटन भी हो सकता है, मीन्स कुछ कहीं लिखा हुआ है, रिटन फॉर्म में है, रिटन रिकॉर्ड है. और सेकेंड होता है अनपब्लिश्ड सोर्स, ये अभी बाद में करते हैं. तो पब्लिश्ड सोर्सेज के आगे फिर इन द बुक वेरियस एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन. ठीक है, तो वी डोंट हैव टू लर्न ऑल द डिटेल्स, ओनली इनके सिर्फ एग्जाम्पल्स के नेम्स आर टू बी लर्न. तो क्या हो सकती हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशन मतलब वो पब्लिकेशंस विच आर पब्लिश्ड बाय द, वो रिपोर्ट्स, वो कोई इंफॉर्मेशन विच इज़ पब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट पब्लिश करके हमें डाटा प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ एक साल में, तो रेलवे डिपार्टमेंट उसका उसके बारे में अपना पैम्फलेट, अपने बुकलेट इशू करता है. या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको एक साल में कितने डिपॉजिट्स हुए, कितना उन्होंने लोन दिया, जो भी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इशू करते हैं. या गवर्नमेंट जैसे बजट प्रेजेंट करते हैं, तो वो बजट भी रिटन फॉर्म में होता है. मीन्स कोई भी गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है, जो भी विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक, लोग पढ़ सके, उसको जान सके पब्लिश्ड फॉर्म में, दैट बिकम्स गवर्नमेंट पब्लिकेशन. आगे फ्यू एग्जांपल्स हैं, ये आरपीआई बुलेटिन एंड सो लेबर गजट, इसमें से कोई 2-3 आप याद कर सकते हो. नेक्स्ट है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, मीन्स जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटीज़, ये सारा अपना जो भी अपना डाटा पब्लिश करते हैं अपने रिलेटेड एरिया से रिलेटेड जो भी होता है अपना. जैसे मान लो लुधियाना की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वो उस एरिया के अंदर जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है उससे रिलेटेड पब्लिश करेंगे. जलंधर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो वो अपने एरिया में जो कुछ भी उनका काम हुआ है, जो भी वो बताना चाहते हैं टू पीपल, तो वो पब्लिश करेंगे. तो ऐसे दीज आर कॉल्ड सेमी गवर्नमेंटल पब्लिकेशन. नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑफ, यहाँ से वी हैव टू स्टार्ट टुडे, वहाँ तक हम लोग कर चुके थे येस्टरडे. नाउ रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस. कमेटीज़ एंड कमीशंस का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट किसी बात की स्टडी करने के लिए कोई कमीशन अपॉइंट कर देते हैं या कोई कमेटी बना देते हैं. कमीशन का मतलब भी एक तरह से कमेटी ही होता है, एक उसका हेड बना दिया जाता है और एक बाकी के उसके 4-5-6, दैट डिपेंड्स कितने मेंबर्स भी उसके बना दिए जाते हैं. तो दोज आर कॉल्ड कमेटीज़. किसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसकी जो भी रिपोर्ट होती है, जैसे कमीशन में हम यहाँ पर एग्जांपल, जैसे प्लानिंग कमीशन पहले होता था, आजकल तो नहीं है, पहले होता था. प्लानिंग कमीशन है या फाइनेंस कमीशन है, ये सारे कमीशन जो गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है. तो वो अपनी रिपोर्ट, अपनी इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर completion ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन, तो देन दे व्हाट कैन वी से, फॉरवर्ड देयर रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. जो भी अपनी रिपोर्ट बनाई है, तो वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं. तो दैट रिपोर्ट इज़ इन पब्लिश्ड फॉर्म. तो वो पब्लिश्ड फॉर्म में पहले गवर्नमेंट के पास जाती है. अगर गवर्नमेंट को लगता है कि दैट रिपोर्ट कैन बी मेड पब्लिक, आम लोग भी उसको पढ़ सकते हैं, तो ही वो हमारे लिए फिर सेकेंडरी डाटा बनेगा. बट समटाइम्स दिस ऑल्सो हैपन्स कि कोई कमीशंस अपनी रिपोर्ट, अपनी छानबीन करके, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, दे गिव देयर रिपोर्ट टू गवर्नमेंट. समटाइम्स गवर्नमेंट की विश होती है कि वो रिपोर्ट इज़ नीड नॉट टू बी मेड अवेलेबल फॉर द पब्लिक, ये आम लोगों के लिए नहीं है. गवर्नमेंट की कीपिंग इन व्यू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कुछ ऐसे कुछ उसमें बातें हैं, कंट्री की डिफेंस से रिलेटेड है, या कुछ कंट्री के इंटरनल कोई एनिमी के साथ रिलेटेड मैटर्स हैं, कुछ भी हो सकता है. तो ऐसी बातों को कई बार पब्लिश नहीं भी किया जाता. बट इन केस यहाँ पर हमने उसकी बात नहीं करनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली जो पब्लिश कर दिए जाते हैं. तो जिन रिपोर्ट्स को पब्लिश कर दिया जाता है वो कहलाते हैं हमारे लिए, क्या हो जाएंगे, फॉर आम लोगों के लिए, फॉर वी जनरल पीपल, तो हमारे लिए वो बन जाती है सेकेंडरी डाटा. मतलब जो कुछ भी हमें अपने आसपास रिटन फॉर्म में मिल रहा है वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है. जैसे हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, तो बुक बुक हमने नहीं लिखी हुई है ना, हमने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी ये एग्जिस्ट कर रही थी. वी आर यूजिंग दिस बुक. अब इस बुक में से किसी बात को लेके हम आगे कहीं लिख दें, बता दें किसी को, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये सेकेंडरी डाटा है कि हम पहले से एग्जिस्ट कर रहे डाटा को ही यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशन. ट्रेड एसोसिएशंस का मीनिंग है, ट्रेड एसोसिएशंस का मीनिंग है यहाँ पे कि अलग अलग जो
कमोडिटीज़ होती हैं, कई बार उन कमोडिटीज़ का बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो वो अपने जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी कोई एसोसिएशन मीन्स अपनी कोई ग्रुप सा बना लेते हैं। जैसे हम कहें, जैसे जैसे मान लीजिए लुधियाना में बहुत सारे साइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, साइकिल बनाते हैं, साइकिल मैन्युफैक्चर करते हैं या असेंबल करते हैं, ठीक है? तो वो साइकिल से रिलेटेड जो भी बिजनेसमैन हैं साइकिल बनाने वाले, तो वो अपना एक ग्रुप बना लें, तो उसको हम कहेंगे साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऐसे कोई स्पोर्ट्स गुड्स हैं, उनको बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपनी कोई अपना ग्रुप बना लें, तो उसको कह देंगे स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऐसे ही मान लो जो पंजाब में शुगर मिल्स हैं, तो जितने शुगर मिल्स के अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी कोई बना लें, अपना कमेटी, अपनी ग्रुप बना लें, उसको कहेंगे शुगर मिल्स एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन। भी मतलब जो सामान बनाते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे कोई भी काम से रिलेटेड लोग जो हैं, तो वो अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है? तो वो अपनी फिर जो डाटा पब्लिश करते हैं, जैसे शुगर मिल्स ट्रेड एसोसिएशन है, तो वो मान लो डाटा क्या प्रेजेंट कर सकते हैं एनुअली, कि इतने इस साल में हमारे पास इतना शुगर केन आया, इतने क्विंटल्स आया, इतने टन्स आया, हमने इतनी शुगर को बनाया, इतनी शुगर को सेल किया। तो जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं उस परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो पब्लिश कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, तो वो हमारे लिए बन जाएगी सेकेंडरी डाटा। फिर नेक्स्ट है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इतनी डिटेल में नहीं जाना, ये तो मैं सिर्फ ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग कि आपको समझ आ रहा है, आपने सिर्फ ब्रीफ एग्जांपल्स ही देने हैं, ठीक है? अब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कोई जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोग पीएचडी करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च करने के बाद व्हाटएवर इन्फॉर्मेशन दे गेन, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अपनी बात को पढ़ाई की है, उसको फिर वो प्रिंट फॉर्म में लेके आते हैं, प्रिंटेड बुक के फॉर्म में लेके आते हैं, या रिसर्च पेपर्स मतलब छपे हुए होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, तो वो अपना सबमिट करते हैं। तो वो भी क्या है हमारे लिए, अगर हम उसको यूज़ करते हैं किसी और की हुई रिसर्च को, तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि हमने खुद से वो रिसर्च नहीं की। आप किसी बात से रिलेटेड कोई अपनी जानकारी इकट्ठा करते हो, कुछ बहुत उसके बारे में रिसर्च करते हो, फिर आप उसको एक रजिस्टर पे आप लिख लेते हो, 10 पेज में लिख के आपने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। वो आपको आपने यू हैव सबमिटेड दैट रिपोर्ट टू टीचर, तो टीचर उसको लाइब्रेरी में रख दे। नाउ व्हेन दैट रिपोर्ट हैज़ बीन केप्ट इन लाइब्रेरी, दैट मीन्स नाउ इट इज़ ओपन फॉर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल। कोई भी बच्चे वहाँ पे जाके दे कैन सी, दे कैन गेट सम इंफॉर्मेशन, उसको नोट करके अपने काम में ला सकते हैं। तो उनके लिए क्या है, वो सेकेंडरी डाटा है, ठीक है? तो ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं इंस्टीट्यूशंस की। फिर जर्नल्स एंड पेपर्स, इसमें आ जाता है जर्नल्स एंड पेपर्स में, जैसे मैगजीन्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, या कोई भी जर्नल्स हैं, कोई वीकली जर्नल है या मंथली है या फोर्टनाइटली है। फोर्टनाइटली होते हैं 15 दिनों के बाद जो आता है। तो ऐसी कोई भी मैगजीन्स हो, तो वो भी अपना जो भी प्रिंट करती हैं अपनी मैगजीन्स में, अपने जर्नल्स में, तो हमारे लिए वो क्या है, दैट इज़ सेकेंडरी डाटा। कि हम कोई जैसे इंडिया टुडे मैगजीन है, तो हम मैगजीन खोलते हैं, उसमें से हमें कोई बात बहुत बढ़िया लगती है, हम उसको नोट कर लेते हैं। तो जब हमने नोट किया, तो उस बात के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं की थी, वो किसी और ने उसके बारे में रिपोर्ट बनाई थी, हम सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए दैट बिकम्स सेकेंडरी डाटा, ठीक है? लास्ट है फिर, ये इकट्ठे इसको कर सकते हो बेटे, नंबर 5 एंड नंबर 7, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्च स्कॉलर्स। ये दोनों एक जैसा ही पॉइंट है, जो भी रिसर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है, ठीक है? एंड लास्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशन, की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस के आगे आपने पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या 10th में आपने पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या अपना क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड बैंक है, उसकी रिपोर्ट है, मतलब या यूनिसेफ है, चिल्ड्रन से रिलेटेड उनका कुछ है, यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑर्गेनाइजेशन, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलग अलग कोई भी हो सकती हैं। तो कोई भी फॉरेन सेक्टर के जो भी लोग हैं, कोई गवर्नमेंट्स हो सकती हैं, कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, when they publish their any report related to any issue, तो for rest of the people in the world that report becomes a source of secondary data। बाकियों के लिए वो सेकेंडरी है, क्योंकि उन्होंने खुद से तो कुछ किया नहीं था, ठीक है? तो दीज आर द जस्ट नेम्स। आपने ये हेडिंग्स याद करके आगे जो इनके सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं, यू जस्ट हैव टू लर्न देयर नेम्स, ठीक है? ये बहुत डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड कि कौन क्या करता है, दैट इज नॉट टू बी रिटन, वो नहीं करना आपने। यू हैव टू लर्न द हेडिंग्स। हेडिंग्स के बाद हर एक के आगे जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जो आपको इजीली लर्न हो सके, यू कैन डू दैट, ठीक है जी? उसके बाद है अनपब्लिश्ड सोर्सेज। अनपब्लिश्ड सोर्सेज का क्या मीनिंग है?
ये भी सेकेंडरी डाटा ही है। अब इसको क्या होता है यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ डाटा मोस्टली दैट इज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। जो गवर्नमेंट के काम होते हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपना इस तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। दे राइट दैट इंफॉर्मेशन, दे कलेक्ट दैट इंफॉर्मेशन फॉर देयर ओन रिकॉर्ड। सरकारी काम के लिए वो इंफॉर्मेशन होती है। अब वो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुंह ज़बानी काम चलता है, होता वो भी रिटर्न ही है, हाथ से लिखा हुआ या टाइप किया हुआ, आजकल तो सारा टाइप ही होता है, तो वो भी होता है, रिकॉर्ड होता है वो गवर्नमेंट का। बट दैट रिकॉर्ड रिमेन्स विद द गवर्नमेंट ऑफिस ओनली, दैट इज़ नॉट मेड पब्लिक, आम लोगों के लिए नहीं है। तो जो चीज़ आम लोगों के लिए नहीं है, दैट मीन्स हम लोग उसको अवेल नहीं कर सकते, हम लोग नहीं ले देख सकते उसको, तो हमारे लिए क्या है, वो अनपब्लिश्ड सोर्स है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम कि वो पब्लिश नहीं किया था, प्रिंट फॉर्म में नहीं है तो है वो प्रिंट फॉर्म में, बट वो लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। सिर्फ सरकार अपने पर्सनल काम के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के काम के लिए उसको यूज़ करता है। तो फिर हमारे लिए, हम हमारा मतलब आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, दैट बिकम्स अनपब्लिश्ड सोर्स। बट इन केस हमें कोई कुछ रिसर्च करनी हो, कुछ कोई इंफॉर्मेशन चाहिए ही हो, तो वी कैन रिक्वेस्ट दैट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट कि भी वी वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस डाटा, इफ़ देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम, तो कैन यू प्रोवाइड अस। अगर उनको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट का, तो वो हमें बता भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कई बार होता है कि कोई सीक्रेट होता है, नहीं बताना होता लोगों को, तो वो नहीं भी बताया जाता। तो जब नहीं बताया जाता तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स है। और एक एग्जांपल लेते हैं, वो जल्दी समझ आएगा आपको। जैसे स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पर जो भी ऑफिस में जो भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, है ना, अपने स्कूल के ऑफिस में कितना सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जब से स्कूल स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक, ईच एंड एवरी डिटेल इज देयर, हर एक चीज़ फाइल्स में रखी हुई है, संभाल के रखी हुई है। तो अब वो जो फाइल्स में रखी हुई इंफॉर्मेशन है, वो किसी बाहरी पर्सन के लिए नहीं है कि कोई भी बाहर से जाके कोई कह दे कि हमें अपने स्कूल का रिकॉर्ड दिखाओ। नो, दैट विल नॉट बी शोन। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्कूल का पर्सनल रिकॉर्ड है, हमारे स्कूल की अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी बात है, अपनी इंफॉर्मेशन है। तो सिंस इट इज़ नॉट शोन टू अदर पीपल, तो फिर क्या उनके लिए क्या हो जाएगा, अनपब्लिश्ड डाटा है। ऐसे ही हम लोग जाके किसी दूसरे कॉलेज का या यूनिवर्सिटी या स्कूल का जाके कहें कि अपने ऑफिस का रिकॉर्ड दिखाओ, वो बोलेंगे जी हम क्यों दिखाएं, नहीं दिखाएंगे, है ना, उनका पर्सनल वो मैटर है, तो नहीं दिखाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अनपब्लिश्ड है। मतलब रिकॉर्ड तो है बट लोगों के लिए नहीं है। ठीक, तो ऐसी भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज अनपब्लिश्ड सोर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी डाटा में दिस इज वेरी मच क्लियर कि वी कैन मेक यूज ऑफ द डाटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, वी कैन मेक यूज ऑफ दैट, बट कैन वी यूज दैट डाटा ब्लाइंडली, बिना सोचे समझे क्या हम उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक कि एनीवन फ्रॉम यू विल से कि हाँ जी ब्लाइंडली यूज़ कर लो, ब्लाइंडली नहीं कर सकते। जैसे आपके सामने मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, कोई टेस्ट है, ओपन बुक टेस्ट, है ना। ओपन बुक टेस्ट का मतलब कि आप बुक खोल सकते हो, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, आप बुक खोल के उसमें से देख के भी आंसर्स लिख सकते हो। अच्छा, तो आप तो बहुत खुश होंगे कि हाँ जी चलो बुक्स किताबें खोल के हमने आंसर लिख लिए। अच्छा, अब आपके सामने बुक पड़ी हुई है, आपका बड़ा भाई या बहन वो कुछ बीकॉम में है या कोई डिग्री कोर्स कुछ कर रहे हैं, आपसे बड़ी क्लास में, उनकी बुक्स पड़ी हुई हैं। अब आपने आव देखा ना ताव, आपने उनकी कोई भी सामने जो पड़ी थी बुक वो आपने निकाल के खोल ली। पेपर है इकोनॉमिक्स का, आपने इंग्लिश की बुक खोल के रख ली। तो अब आप फिर इसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड यूज ऑफ डाटा। कि कोई भी बुक खोली, कोई भी पेज निकाल के लिखना शुरू कर दिया, ये सोचा ही नहीं कि क्या क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कौन सा है, आपने सोचा ही नहीं, अब वैसे ही नोट करना है। दैट मीन्स दैट इज शेयर फुलिशनेस ऑफ द पर्सन, इसको मतलब इतनी भी समझ नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि प्रिकॉशन, फिर क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्या सोच के ही किसी के कलेक्ट किए हुए डाटा को यूज़ करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं विच नीड टू बी केप्ट इन माइंड, कि उनको ध्यान में रखें, ओनली देन वी शुड मेक यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो अब वो कौन से पॉइंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। फर्स्ट है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना चाहिए कि जो भी डाटा किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है, वो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया, ये नहीं होता कि हमेशा कोई इंडिविजुअली काम करता है, इंडिविजुअल बहुत कम काम करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर ही, बड़े लेवल के ऊपर ही ये डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो पहले ये देखना चाहिए कि द ऑर्गेनाइजेशन, द इंस्टीट्यूशन, द एजेंसी
जिन्होंने भी कलेक्ट किया है उनको, आर दे एबल, वो ठीक ठाक काम करने वाले हैं, रिलायबल हैं, उनका जो भी डाटा है, जो भी वो काम कर रहे हैं लोग वहाँ पे, आर दे एक्सपीरियंस्ड पीपल, उनको ठीक तरह से अपना डाटा कलेक्शन का काम आता भी है कि नहीं आता है, मतलब उनको अपना काम जो भी उन्होंने कलेक्ट किया है, क्या हम उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, पहले तो यही सोचना चाहिए। ठीक है, अगर हम कर सकते हैं, फेथ कर सकते हैं, देन तो वी कैन यूज द डाटा कलेक्टेड बाय देम। बट अगर हम किसी के ऊपर फेथ ही नहीं कर सकते, हमें भरोसा ही नहीं कि उन उन लोगों ने, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो ऑनेस्ट हैं, वो ढंग से काम करते हैं, ऑनेस्टली काम करने वाले हैं भी कि नहीं भी, अगर हमें उनके ऊपर फेथ ही नहीं है तो वी कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दैट डाटा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकेंडली क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो ये देखना चाहिए कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, वो जिस पर्पज़ के लिए दैट डाटा वाज ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन एल्स, क्या हमारा जो प्रेजेंटली जो हमारा एम है, हम जिस बात के लिए डाटा लेना चाहते हैं, क्या वो मैच करता है, क्या वो ऑब्जेक्टिव, क्या वो उस डाटा का जो स्कोप है, स्कोप इन द सेंस कि किस मैटर से रिलेटेड डाटा है, कैन वी यूज़ दैट डाटा, ये भी सोचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, हम कैसे बोल सकते हैं, मान लो डाटा कोई गवर्नमेंट ऑफिस में पड़ा हुआ है रिलेटेड टू नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन ए सिटी। कोई हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में गए, वहाँ पे डाटा है नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन दैट सिटी इन 1 ईयर। मान लो 2020 में कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए, उससे रिलेटेड डाटा है। ठीक, अच्छा, और वो तो उन्होंने अपना कलेक्ट कर लिया, अपना रिकॉर्ड में रख लिया, वो दिखा भी सकते हैं। अच्छा, अब आप या मैं, हम स्टडी करना चाहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु गॉट एडमिशन इन अवर स्कूल इन लास्ट ईयर 2020 में, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव गॉट एडमिशन इन अवर स्कूल, हम इसके बारे में डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो अब आप सोच के बताओ, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। वी वांट टू नो अबाउट एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट्स, और हम चले जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में, वहाँ जाके उनको कहते हैं हमें ये डाटा दे दो। अब उनके पास वो डाटा नहीं है, एडमिशन वाला डाटा नहीं होगा उनके पास, तो जो उन्होंने कलेक्ट किया वो होगा। ठीक, तो इसका मतलब है कि हमें अपन, हमारा ऑब्जेक्टिव इज़ डिफरेंट, and the objective with which municipal corporation officials have collected their information या data, that objective was different. So that means we cannot make use of the data which is lying in the municipal corporation office, because that is not matching with our aim. ठीक है, फिर हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल ऑफिस, वहाँ से जाके हमें पूछना चाहिए, फिर हमें वो डाटा प्रोवाइड करे, देन तो इट इज़ ओके कि वो हमारे एम के साथ मैच कर रहा है। मतलब ये कि हमें विदाउट थिंकिंग, विदाउट केयरफुली एनालाइजिंग, बिना सोचे विचारे भाग दौड़ करके हैजर्डली जल्दबाजी में वो नहीं करना चाहिए। वी शुड चेक, क्रॉस चेक करें कि क्या हमारा एम ठीक है, सेम उस जिस एम को लेके हम काम करना चाहते हैं, डाटा को यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या वो डाटा अर्लियर द पीपल हु हैव कलेक्टेड, क्या उनका भी वही एम था या कुछ और था। अगर सेम है फिर तो हम यूज़ कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो वी हैव टू मेक सम एडजस्टमेंट्स, हमें फिर अपना टारगेट देखना पड़ेगा, किसी और अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा या और जगह पर वी हैव टू गो। ठीक है, उसके बाद है मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन का मतलब है कि जब हम किसी के कलेक्ट किए हुए डाटा को, मान लो वो मैच कर जाता है हमारे ये स्टडी के साथ में, या जो हम करना चाहते हैं इट इज़ मैचिंग, तो फिर उसके बाद फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि द मेथड विद विच दे कलेक्टेड, क्योंकि जब उन्होंने कलेक्ट किया था तो एट दैट टाइम दैट दे वर कलेक्टिंग, दे वर मेकिंग यूज़ ऑफ मेथड्स ऑफ प्राइमरी डाटा, हमारे लिए सेकेंडरी है ना, तो हमसे पहले जिसने पहली बार कलेक्ट किया उस समय उनके लिए तो वो प्राइमरी डाटा ही था ना। तो फिर ये देखना चाहिए कि विद विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है, क्या वो कोई बायस्ड मेथड था या एक न्यूट्रल मेथड था, क्या था वहाँ पे, क्या उन्होंने डायरेक्ट पर्सनल मेथड से किया या इनडायरेक्ट ओरल से किया या कॉरेस्पॉन्डेंट की हेल्प से किया या क्वेश्चनियर मेथड की हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ विच मेथड डिड दे कलेक्ट। ठीक है, तो फिर हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। मान लो डाटा हैज़ बीन कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक, तो अब वो डाटा बहुत ज़्यादा कोई एक्यूरेट नहीं होगा, रिलायबल भी नहीं होगा, क्योंकि लोकल मेथड में बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, पार्शियलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो हम वो नहीं अप्लाई कर सकते, हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए। बट इफ़ वी बिलीव कि वो मेथड जो भी अर्लियर जिसने भी कलेक्ट किया है, ही हैज़ अप्लाइड अ वेरी सिंसियर मेथड, कि मिस्टेक के चांसेस कम है, देन वी शुड मेक यूज़ ऑफ दैट अवेलेबल डाटा। हमें पता होना चाहिए, ब्लाइंडली, बार बार ब्लाइंडली वर्ड आ रहा है क्योंकि दिस हैपन्स, बिना सोचे हुए हमें डाटा यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। फिर है टाइम एंड कंडीशंस,
कि जिस टाइम पे द डाटा विच इज सेकेंडरी फॉर अस, बट जिसने वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया था, दैट टाइम वाज दैट टाइम पीरियड नॉर्मल टाइम पीरियड, बट वट टाइप ऑफ कंडीशंस वर प्रिवेलिंग इन द कंट्री एट दैट टाइम, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए. सी, टाइम टाइम को हम दो तरह से वी कैन डिफाइन. एक होता है नॉर्मल टाइम पीरियड और एक होता है एबनॉर्मल टाइम पीरियड. ठीक है, एबनॉर्मल यहाँ पे वो साइकोलॉजी वाला नहीं लेना कि दिमागी तौर पे कुछ मेंटल है या पागल है, वो वाला नहीं. एबनॉर्मल मतलब नॉट नॉर्मल, एक रूटीन पीसफुल टाइम नहीं है जो. ठीक, जैसे अभी हमारे सामने प्रेजेंट ही एग्जांपल है. जैसे लास्ट ईयर, पिछले साल कब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तकरीबन 19-20 मार्च से लेके अब तक प्रॉब्लम ही चल रही है ना. तो अब ये एक स्पेशल टाइम है, ये एक एबनॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना. सभी जगह ये एपिडेमिक फैली हुई है, सभी जगह डेथ्स हो रही हैं, सभी जगह लोग बीमार पड़ रहे हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ एक इकोनॉमी के अंदर काम लोगों के ख़त्म हो रहे हैं या काम नहीं चल रहे हैं. जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको बेचारों को डेली काम नहीं मिल रहा है, मतलब सो मेनी प्रॉब्लम्स आते हैं. तो अब अगर इस टाइम पीरियड में कोई डाटा कलेक्ट करेगा और आने वाले 5 सालों के बाद उसको यूज़ करेगा, तो फिर उस समय वो क्या कहेगा कि नहीं जी, ये 2020-21 का जो टाइम था दैट वाज नॉट इन नॉर्मल टाइम पीरियड, क्योंकि उस समय की कंडीशंस कुछ अलग थी, माहौल कुछ अलग था, कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, ये डिसीज़ वाली, कोरोना वाली. तो इस करके इस टाइम पे कलेक्ट किया हुआ डाटा विल नॉट बी नॉर्मल डाटा, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे ही जैसे फिर किसी कंट्री के साथ मान लो वॉर हो रही है, तो वॉर टाइम में तो एबनॉर्मल सिचुएशंस होती हैं, तो उस समय का कलेक्ट किया हुआ डाटा भी नहीं यूज़ करना चाहिए. तो देन फिर विच टाइम पीरियड्स डाटा शुड बी यूज्ड, उस टाइम का डाटा हमें लेना चाहिए अपनी स्टडी में, जो किसी एक नॉर्मल रूटीन, बड़े पीसफुल सा, बड़ी शांत सा जो भी टाइम हुआ होगा, मतलब पिछले सालों में, उस टाइम का डाटा हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि एबनॉर्मल टाइम पीरियड का. ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा डेफिनेशन ऑफ द यूनिट. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप टिक भी कर सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग. तो डेफिनेशन ऑफ यूनिट का मतलब है कि जिस यूनिट में हम लोग प्रेजेंटली, मतलब जो हम सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, वो किस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, और पिछला डाटा जिसको हम यूज़ कर रहे हैं वो किस यूनिट में उसको मेयर किया गया था. जैसे वन वेरी इजी एग्जांपल वी कैन टेक. मान लो 10th क्लास में थे जब आप लोग, तो आपके क्लास टीचर ने डाटा कलेक्ट किया, मान लीजिए रिगार्डिंग योर हाइट. ठीक है, हाइट का डाटा उन्होंने कि बच्चों की हाइट कितनी है, और शी आस्क्ड यू कि बेटे अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में मेयर करके मुझे बताओ. ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपनी हाइट को मेयर करते हो, आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके यू टेल टू योर टीचर कि मैम मेरी हाइट इतने सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर, जो भी है वट एवर, आप अपना लिख के बताते हो, एंड मैम हैज़ कलेक्टेड दैट, उसको अपनी लिस्ट में लिख लिया. ठीक, अच्छा, अब नाउ यू आर इन 11th क्लास. तो अब नाउ आई एम द क्लास टीचर, अब मैं भी वही बात कहती हूँ कि बेटे आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर हाइट, तो मैंने वो डाटा यूज़ करना है. तो मैं डाटा अपना, तो आप कहते हो कि मैम लास्ट ईयर वी हैव ऑलरेडी गिवन टू अवर प्रीवियस क्लास टीचर, तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं उन्हीं से ले लूँगी, है ना. अच्छा, अब मैं जो अपना रिकॉर्ड में लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट दैट हाइट इन फीट एंड इंचेस. इतने फुट इतने इंच हाइट है, 5 फुट 10 इंच हाइट है, 5 फुट 4 इंच हाइट है, 5 फुट है, कुछ भी, मैं फीट और इंचेस में लिखना चाहती हूँ. ठीक, अच्छा, अब मैं जाती हूँ आपके प्रीवियस क्लास टीचर के पास, आई रिक्वेस्ट हर कि मैम मुझे लिस्ट दे दो, शी प्रोवाइड्स, और मैं बिना सोचे समझे उस लिस्ट को कॉपी कर लेती हूँ. ऊपर मैंने लिख दिया हाइट इन फीट एंड इंचेस ब्रैकेट में, और जो पिछले मैम ने मुझे दिया डाटा, मैं सारा वही लिख लूँ, 160, 165. अब वो क्या था, दैट वाज इन सेंटीमीटर, बट मैं क्या मान के चल रही हूँ, फीट में, है ना. तो अब आप सोच के देखो, इमेजिन कि आपकी हाइट 160 फीट हो सकती है, 150 फुट हाइट हो सकती है, या 140 फुट हाइट हो सकती है, नहीं हो सकती. वो तो बिल्डिंगों की हाइट होती है ना, ह्यूमन बीइंग की थोड़ी होती है. तो इसका मतलब मेरी गलती है वहाँ पे. आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मैंने ये नहीं पढ़ा कि जो पिछली हाइट का डाटा कलेक्टेड था वो सेंटीमीटर्स में था. ठीक है, तो और मैं कलेक्ट कर रही हूँ या करना चाहती हूँ इन फीट एंड इंचेस. तो मुझे फिर दो में से एक काम करना चाहिए, या तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करूँ, मैं कहूँ कि ठीक है, आई मेक यूज़ ऑफ दिस डाटा इन सेंटीमीटर्स एज इट इज़, मैं भी सेंटीमीटर में लिख लूँ, तब तो ठीक है. या मुझे दूसरा काम, अदर थिंग विच आई शुड डू, मुझे कन्वर्ट करना चाहिए, वो सेंटीमीटर वाली हाइट को कन्वर्ट करके मैं फीट एंड इंचेस में पहले उसको कन्वर्ट करूँ, फिर मैं अपने रिकॉर्ड में लिखूँ, है ना. दो में से एक काम तो करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करती
तो वो डाटा मेरे लिए बिल्कुल टोटली रॉन्ग डाटा होगा, क्योंकि इतने फीट्स में हाइट किसी की नहीं होती है, 150 160 मतलब नॉर्मल जो बच्चों की हाइट है नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर मैंने वो गलत इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। तो मुझे फिर दैट मीन्स यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट का ध्यान रखना चाहिए कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं वो जिस यूनिट में उसको मेजर किया गया, तो क्या वो यूनिट हमारी प्रेजेंट जो भी मेजरमेंट का तरीका है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है कि जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं किसी और का कलेक्ट किया हुआ सेकेंडरी डाटा, तो क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो करेक्ट है, क्या वो सही है। वी शुड पे अटेंशन टू दिस ऑल्सो। रॉन्ग डाटा को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता है कि ये रॉन्ग डाटा है तो फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए, है ना। तो अगर हमें पता है कि ये सही है, दिस इज टू करेक्ट, टू ग्रेट अप्रॉक्सीमेशन इट इज़ करेक्ट, ज़्यादातर मतलब ये ठीक ही है, फिर हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज वी शुड अवॉइड दैट। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो आई वांट टू शो, मैंने आपको कोई असाइनमेंट दी या कोई टेस्ट दिया, कुछ काम दिया आपको लिखने के लिए, तो यू हैव सबमिटेड योर वर्क टू मी। मैंने चेक कर लिया, चेक करके आई कम टू नो कि 4-5 बच्चों का काम बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। तो मैंने लिख दिया वेरी गुड, वेरी नाइस, है ना, ऐसे लिख दिया। और मुझे याद भी रहा कि ये बच्चों का काम इज़ परफेक्टली ऑल राइट। अच्छा, ऑन दी अदर साइड हो सकता है 4-5 बच्चों का काम टोटली गलत हो, उन्होंने गलत ही आंसर्स लिख दिए, मैंने चेक किया, मैंने क्रॉस लगा दिए, गलत काम था वो, ठीक। अच्छा, अब आप सारी क्लास को मैं मॉडल आंसर्स दिखाना चाहूँ कि सब बच्चे देख लो ये मॉडल आंसर है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, आई शुड शो दैट नोटबुक टू द स्टूडेंट्स विच इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम विच इज़ परफेक्टली ऑल राइट। जो ठीक काम था वो वाली नोटबुक दिखानी चाहिए। अब मैं क्या करूँ, जल्दबाजी में ध्यान ही ना दूँ, अटेंशन ही ना दूँ, और मैं जिनका काम गलत था, गलत आंसर थे, वो वाला आंसर्स आप सबको दिखा दूँ, तो इसका मतलब गलती हो गई, आप गलत आंसर ही नोट कर लोगे। दैट मीन्स एक्यूरेसी वाज मिसिंग इन द वर्क, बट वी आर यूजिंग दैट रॉन्ग वर्क। हम उसी को गलत को ही उतारे जा रहे हैं, सारी क्लास ने वो गलत आंसर ही नोट कर लिए। दैट मीन्स दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आदमी भी डाटा यूज़ कर रहा है उसको थोड़ा सा केयरफुली देख लेना चाहिए कि वो जो पहले का कलेक्ट किया हुआ डाटा है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। मतलब इतनी समझ होनी चाहिए, इतना सेंसिबली काम करना चाहिए कि पता चल जाता है जब हम किसी काम को करते हैं, तो विद एक्सपीरियंस वी कम टू नो कि ये ठीक है कि गलत है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सो इन नटशेल वी कैन से कि बिफोर यूजिंग डाटा हमें देख लेना चाहिए इन बातों को, वी शुड पे अटेंशन। प्रिकॉशन का मतलब ही होता है कि इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही डाटा को यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये 3 या 4 मार्क्स में या 1 मार्क में आपको आ सकता है इन योर फाइनल पेपर। यहाँ पर क्या है, 2 सोर्सेज, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो हमारे कंट्री में ये 2 सोर्सेज है, यू हैव टू लर्न दीज ऑल्सो, सेंसस ऑफ इंडिया और सेकेंड है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसमें पॉपुलेशन को, ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करते हैं, हर 10 ईयर्स के बाद ये कैलकुलेशन होती है। तो इसको जो यहाँ अंडरलाइन कर लो, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये ऑफिस है इसका, जो पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं ना, वो दफ्तर का नाम है, ऑफिस का नाम है। तो वो पॉपुलेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कौन कौन सी, ये टिक मार्क कर लो। इन पैरामीटर्स के ऊपर काउंटिंग की जाती है, साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बर्थ रेट बढ़ रही है या डेथ रेट क्या है, ग्रोथ का पता लगाते हैं। 9th क्लास में आपने पॉपुलेशन चैप्टर में ये किया हुआ है ना, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद है पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है कि पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अंदाज़ा लगाना कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो कैसे पता चलेगा, अगर पिछले सालों में कॉन्टीन्यूसली बर्थ रेट बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले साल में भी ये बढ़ेगी। अगर पिछले सालों में डेथ रेट ज़्यादा रही है, बर्थ रेट कम रही है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई, तो फिर हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन द कमिंग ईयर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फिर सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट, ये सारे कुछ इसका पता लगाते हैं। सेकेंड है जो ये वाला, अभी एक्चुअली सेकेंड हम लोग कल करते हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस, ठीक है। तो ये हम लोग कल करेंगे, टुडे वी स्टॉप हियर ओनली।